Now I request Shri Rajendra Singh Rathod, Working President of IFGIA from Jaipur, to welcome the honorable guest for the evening, Shri Shiv Pratap Shukla ji. नमस्कार। नमस्कार। सभी उपस्थित अभिकर्ताओं एवं सज्जनों को मेरा सादर नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कन्फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया IFGIA एंड लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से मैं राजेंद्र सिंह राठौड़, हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी, पूर्व वित्त राज्य मंत्री एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद का आज की शुभ संध्या पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी हमारी ऑल इंडिया की जयपुर मीटिंग में भी पधार कर हमारे परिवार को अनुग्रहित कर चुके हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपको मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत पर अपने विचार प्रकट करते हुए सुनेंगे। आपने हमेशा अभिकर्ताओं के मार्गदर्शन और उत्थान के लिए हमेशा हमारा सहयोग किया है। इसके लिए हमारा पूरा अभिकर्ता परिवार आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता है, स्वागत करता है। पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन। भारत माता की जय। जय हिंद। Maybe now I request Abhay Gupta ji to introduce honorable guest Shri Shiv Pratap Shukla ji to the meeting. सादर नमस्कार। सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय बाबूजी अभिनंदन वंदन। माननीय बाबूजी श्री शिवप्रताप शुक्ला जी, श्री सांसद राज्यसभा एवं पूर्व वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार का आज मुझे परिचय देने के लिए बोला गया है, जिसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आपका परिचय मैं देने को देता हूँ। आप वर्ष 1989 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री सुनील शास्त्री को हराकर पहली बार गोरखपुर नगर से भाजपा विधायक चुने गए। वर्ष 1991 में माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी की सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में आपने शपथ ग्रहण किया। बेसिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं भाषा, उद्यान, खेल, युवा कल्याण एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया। वर्ष 1993 में पुनः गोरखपुर नगर से विधायक चुने गए। वर्ष 1996 में पुनः गोरखपुर नगर से विधायक चुने गए जाने के पश्चात तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। कारागार विभाग के मंत्री के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए विधि एवं न्याय विभाग के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री श्री राजनाथ जी की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए ग्राम विकास विभाग के मंत्री के पद पर सफलतापूर्वक कार्य करते हुए आपने कार्य किया। वर्ष 2009 में भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए और वर्ष 2017 तक प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे। 10 जून 2016 को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद चुने गए एवं 3 सितंबर 2017 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के रूप में शपथ ग्रहण किया। आप आज वर्तमान में राज्यसभा के माननीय सांसद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बाबूजी बहुत बहुत बाबूजी, मैं हमसे अनुरोध करता हूँ आज का वेबिनार आप इनॉग्रेट करें और मैं धन्यवाद देता हूँ राजेंद्र सिंह राठौड़ जी का और अभय गुप्ता जी का। राजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने कहा, राज्यपाल शीघ्र अतिशीघ्र मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ बाबूजी को भारत सरकार राज्यपाल की पदवी दे और इनको और काम करने का और इनके साथ जुड़ने का सौभाग्य हमें मिले। आप सभी लोगों को नमस्कार। आवाज जा रही है ना? आ रही है बाबूजी। बाबूजी 1 मिनट दीप प्रज्वलन कर देता हूँ आपकी, वो भी डिजिटली कर रहे हैं। हाँ करिए करिए करिए। क्या कोविड है तो बहुत कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीप
शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। प्रभु जी आपसे विनती करता हूँ आप हमें संबोधित करें। वर्किंग प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी, अभय गुप्ता जी, श्रीमान लोकेश जी, इस वेबिनार में अपने अपने स्थान से उपस्थित सभी जनरल इंश्योरेंस तथा लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता मित्रों, आज देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और चूंकि आज हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस नाते कह सकते हैं कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी 7वीं बार लाल किले से ध्वजारोहण किए हैं, देश को संदेश भी दिए हैं। 2014 का दिन आप लोगों को याद होगा, जब भारत की जनता ने एक व्यक्ति के शब्दों पर विश्वास करके उसको प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर दिया था, सिर्फ शपथ लेना बाकी था। और वह आदमी जाता है तो संसद के समक्ष पूरी तौर पर साष्टांग होकर करके लोकतंत्र के उस मंदिर को अपना अभिवादन करता है। पहली बार लोगों को ये लगा, देश के जनता को ये लगा, जिन्होंने चुना था उसको लगा, और जिन्होंने शायद उनके पक्ष में नहीं मत दिया था उनको भी लगा कि कुछ परिवर्तन होगा। क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति आया हो और संसद के समक्ष इस प्रकार से साष्टांग किया हो। शपथ ग्रहण हुआ, महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया, दिलाया उनको। प्रणब मुखर्जी जी उस समय राष्ट्रपति के रूप में थे, एक विद्वान थे, अच्छे सुचितापूर्ण राजनेता थे, और उन्हें प्रसन्नता हुई श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हुए। हम लोग कई बार मिले हैं, हमारे कार्यालय में भी लोग मिले हैं। ये सही है कि मैं आपके जयपुर के अधिवेशन में भी गया था, आप लोगों से मुलाकात हुई थी। देखिए, अगर हम देखें तो 1941 के बाद जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, धीरे धीरे कुछ बदलाव की बात चलने लगी थी। लेकिन अगर देखिए तो 1941 से लेकर के कृषि की जो स्थिति थी वह अंग्रेज और जमींदार मिलकर के कृषि के उपज का अधिकांश भाग किसानों से ले लेते थे। लगभग 20 से 25% ही उत्पादन का वो उनके हाथ में आता था। तो ये नहीं था कि कृषि होती नहीं थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसी कल्पना
सहज नहीं है, बल्कि चूंकि कृषि प्रधान देश है इस नाते है। लेकिन आज बदलाव आया है। हम ये महसूस करें कि (1941) और आज क्या है 2020। आज हमारी स्थिति यह है कि विश्व में सर्वाधिक युवा देश के रूप में हम माने जाते हैं। और मुझे लगता है कि अभी 20 चल रहा है, 2035 लगभग 15 वर्ष हमें और है जब हम पूरी तौर पर युवा के रूप में रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे देश जब से स्वतंत्र हुआ तब से लगायत लेकर के अगर चलेंगे तो फिर भारत भी युवा देश नहीं, फिर वृद्ध देशों की स्थिति में आने लगेगा। और ये 15 वर्ष भारत को चरम पर पहुंचाने के लिए हम सभी लोगों के लिए है, 2035 तक की स्थिति में। समीक्षा अगर करें तो ये ऐसा है नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में ही विकास हुआ। विकास तो देश को स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद विकास हुआ, लेकिन वह विकास दूसरे देशों की मदद के आधार पर हुआ, क्योंकि भारत उस स्थिति में नहीं था कि अपने ही तुरंत विकास कर लेता। आपको ध्यान होगा कि उस समय की एक वो थी नेहरू, नासिर, टिटो, इन 3 लोगों का एक जोड़ था, गठजोड़ था। रूस भी मदद करता था भारत को, अधिकांश बात है रूस के आधार पर भारत में उन्नति हुई। तो अगर यहाँ विकास की बात आई तो उसकी संस्कृति भी यहाँ आई, और जब संस्कृति आई तो भारत की संस्कृति को पीछे भी ढकेला। शिक्षा में जो काम अंग्रेजों ने किया था, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया था। एक समय था जब ढाका का मलमल लोग कहते थे कि एक बांस के फोफी में डाल दिया जाता तो पूरा का पूरा थान का मलमल आ जाता था। इस प्रकार से मलमल यहाँ बनता था, जो शरीर पर धारण किया जाता था। वो वस्त्र, मलमल का मतलब एक वस्त्र था। लेकिन मैनचेस्टर जो इंग्लैंड का कपड़ा का उद्योग का स्थान था, उसको बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने ढाका भारत का अंग था, स्वतंत्रता के बाद अलग हुआ, कारीगरों के हाथ तक कटवा लिए। धीरे धीरे विलुप्त होता गया, हम पीछे होते गए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आयातित संस्कृति के आधार पर, आयातित विकासवाद के आधार पर हम बढ़े। और आप अगर ये महसूस कीजिए तो जो मैं महसूस करता हूं कि कृषि की विकास की दर, देश के विकास की दर, इस सभी को अगर कंपेयर किया जाए तो हम बहुत पीछे थे। और इसी नाते भारत में अमेरिका से लाल गेहूं मंगाने का काम होता था, लेकिन अब वह स्थिति नहीं रह गई। अब भारत में भी उत्पादन इतना हो रहा है कि हम आयात नहीं कर रहे हैं, बल्कि निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। हमारा सेवा का कार्य बढ़ा है, आप सभी लोग सेवा के क्षेत्र में ही हो, और मैं समझता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान आप सभी लोगों का भी है।
यह नहीं है कि केवल एक LIC के या GIC के एजेंट के रूप में आप अपने लिए कुछ करते हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि GDP ग्रोथ में भी कहीं न कहीं आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। लोगों के पैसे जो जमा होते हैं उनको उसका भाग मिलता है, लेकिन अधिकांश भाग देश के GDP में भी वह आता है, जिसके लिए बधाई के पात्र आप सभी लोग हो। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री जिस समय बोल रहे थे उस समय उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। मुझे वह समय याद है जब देश में जनधन खाते खुले थे। किसी को कल्पना नहीं थी, शायद आप लोगों को भी कल्पना नहीं रही होगी कि ये कौन सा विकास का मॉडल आ गया, ये कौन सा बैंकिंग का सिस्टम आ गया कि बिना एक नया पैसा जमा कराए, बिना किसी जमानतदार के खाता खुल रहा है। लेकिन आलोचना का पात्र प्रधानमंत्री सहित सरकार बनी थी, लेकिन 2 साल के अंदर ही अंदर 34 करोड़ खाते खुल गए थे। और उस 34 करोड़ खाते में, जिसमें बिना एक नया पैसा जमा किए हुआ था, 87,000 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। अभी आज कुछ दिनों पहले की स्थिति में आई, उसकी रिपोर्ट आई कि जनधन खातों की जो संख्या है वह 34 करोड़ से बढ़ करके और अधिक बढ़ती हुई है, और 1 लाख करोड़ से अधिक अब उस खाते में जमा हो गया है। ये जनधन खाता का क्या मतलब है? जनधन खाता का मतलब ये कि राजीव गांधी जी ने कभी ये कहा था कि जब हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों के पास 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 नए पैसे गायब हो जाते हैं, कहीं न कहीं का किसी कमीशन में, किसी में चले जाते हैं। लेकिन बिना एक पैसा जमा किए वाले खाते में जब नरेंद्र मोदी ने ये किया, और आज जब 1 रुपया भेज रहे हैं तो सीधे सीधे जनधन खाता के माध्यम से उसके खाते में जा रहा है, तो वो 15 पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसको पूरे 1 रुपए मिल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत किया। उन्होंने प्रधानता दी देश के विकास के लिए, जहां कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप ये सोचिए कि आज जहां GDP में औद्योगिक क्षेत्र से 29% भी विकास के दर में उसका हिस्सा है, वहां कृषि के क्षेत्र से इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी कृषि पर हमारी निर्भरता भी है, भारत कृषि प्रधान देश भी है, कि कुल 17% है। बीच में कितना अंतर है? उसका मुख्य कारण क्या रहा? बैंकों से का जो प्रोटेक्शन था उद्योग के प्रति, वह प्रोटेक्शन कृषि के प्रति कभी भी नहीं रहा। इसका परिणाम है कि हाड़ और मांस गला देने के बावजूद भी किसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था, हमेशा प्रकृति के भरोसे रहता था। फिर वह आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ पाता था। लेकिन जब इसी प्रधानमंत्री ने कृषि के क्षेत्र को समझने के बाद किसान सम्मान निधि की बात कही, और प्रत्येक फसल में 2,000 रुपए देने की बात कही, साल भर में 6,000 रुपए उन किसानों को सरकार से मिलने लगा सम्मान निधि के रूप में, जो अपने बुआई के समय,
सिंचाई के समय, खाद बीज के समय साहूकार से पैसा लेता था, यह सम्मान निधि मिलने के बाद वह उस पैसे से अपने इस सारे कार्यों को करता रहा। उसका परिणाम यह रहा कि उसकी बचत हुई। फिर उसको लगा कि नहीं, मैं एक प्रकृति पर तो ठीक है निर्भर है, लेकिन तब उसको यह लगा कि नहीं, मुझे साहूकार से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। जो काम अंग्रेजों के समय में होता था, जमींदार और अंग्रेज मिल करके सभी हमारी फसल का भाग ले लेते थे, स्वतंत्रता के बाद वह काम साहूकार करने लगे थे। सरकार के इस मदद के बाद कृषि के क्षेत्र में विकास की बात आई, किसान आत्मनिर्भर हुआ। आत्मनिर्भर जब हुआ तो देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उसकी आवश्यकता बढ़ी। अभी जब आपने देखा होगा इस कोविड-19 के समय में प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया 20 लाख करोड़ का, तो उस 20 लाख करोड़ में जिसको प्राथमिकता उन्होंने दिया कि इसके द्वारा ही विकास हो सकता है, इसके द्वारा ही आत्मनिर्भर भारत बनाया जाता है, प्राथमिकता दिया एमएसएमई को, प्राथमिकता दिया कृषि क्षेत्र को। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए एक मुश्त देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया अपने उस पैकेज में, कि स्थानीय उत्पादों के आधार पर हम इसको बढ़ावा देंगे, और बढ़ावा देने के बाद जब उत्पादन होगा तो उस उत्पादन के आधार पर हम वोकल बनाएंगे लोकल को। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है। बैंकों से कर्ज लेकर के वह लोग अच्छे मात्रा में कर्ज लेकर के अपना भला करते थे, और एक दो नहीं हजारों करोड़ रुपया लेकर करके जो है विदेश चले गए। लेकिन अब जो पैसे है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था किया कि एमएसएमई के क्षेत्र में अगर जो कार्य करने वाले लोग हो जाते हैं तो 59 मिनट्स मतलब 59 मिनट में उनको कर्ज मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए तो उन्होंने ये भी किया, ये कर दिया कि अगर महिलाएं हैं, अपना प्रोजेक्ट देती हैं, प्रोजेक्ट अच्छा है, तो बिना जमानत के भी 1 करोड़ रुपए तक का महिलाओं को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को देने के लिए प्रधानमंत्री ने आदेश जारी किया। लोग अब धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं, पा रहे हैं, अपने उद्योग को लगा रहे हैं, अपने को विकसित कर रहे हैं। एमएसएमई के माध्यम से उसके 3 पार्ट हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। 2014 के बाद से चलता रहा, और 2019 में सरकार बनने के बाद इसको ग्रेडेशन किया गया, बढ़ाया भी गया। और आज लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हम विकास के क्रम में कहीं न कहीं बढ़ रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ चल रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता को लेकर के चल रहे हैं। आत्मनिर्भरता इस पर नहीं होती है कि हमें नौकरी मिल गया। आपको तो नौकरी नहीं है, आप तो श्रम कर रहे हो। आप अपने श्रम के आधार पर ही भारत की जीडीपी में हिस्सा दे रहे हो। संघर्ष भी आपको करना पड़ रहा है, घर घर आपको जाना पड़ रहा है, लेकिन अपने सम्मान की रक्षा करते हुए भारत को भी एक आत्मसम्मानित देश के रूप में आप जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हो, भारत को कभी भी इसको भुलाना नहीं चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। नौकरी आत्मसम्मान नहीं दे सकती है, नौकरी केवल पेट पालने के लिए हो सकती है। तो पेट पालने के लिए जो हो सकती है, उससे भारत का आत्मनिर्भरता कहां से आएगी?
उसके अनेक तरीके प्रधानमंत्री जी ने ये किया कि पूरे देश से उन्होंने 130 ऐसे जिले छांटे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब दूसरे जिलों के सापेक्ष वह उतने विकास को नहीं प्राप्त कर पाए। उसके लिए उन्होंने कार्य किया। आज मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, NDA 1 इधर जो आया, आज NDA 2 में हम चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी NDA 2। NDA 1 के पहले 15,000 गांव ऐसे थे जो स्वतंत्रता के बाद से जहां पर बिजली का लाइन नहीं गया था, बल्ब टिमटिमाने की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन खुशी है कि मेघालय में अंतिम गांव को बिजली से जोड़ करके श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे भारत को ऊर्जीकृत करने का काम किया था। पूरे भारत को कोई 15,000 में गांव नहीं बचा जिसको उन्होंने अपने NDA 1 में ही ना पूरा कर दिया हो। जब आत्मसम्मान रहेगा तो आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ेंगे। स्वच्छता के नाम पर उन्होंने यह नहीं किया कि झाड़ू लगाओ। स्वच्छता के नाम पर उन्होंने ये कहा कि हमारी माँ और बहन बेटियां जो बाहर जाती हैं शौचालय के लिए, उसको रोकने का काम करो। तो उन्होंने गांव में शौचालय बनाने का भी काम किया। और आज शहर के झुग्गी झोपड़ियों को देख लीजिए, जहां लाइन के किनारे कहीं बस गए हैं, शेष ODF की स्थिति, गांव ODF हो चुके हैं। सभी गांवों की ये स्थिति हो चुकी है कि वहां पर बन गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके आवास को उन्होंने देने का काम किया जिनके पास आवास नहीं थे, और ये तय किया कि 2022 तक हम संपूर्ण भारत में आवास को लोगों को दे देने का काम करेंगे। उनका आत्मसम्मान बढ़ा तो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। जहां बिजली के क्षेत्र में किया, आवास, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, वहीं पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए जिन परिवारों में, जिनके घरों में जो गरीबी के रेखा के नीचे थे, उनको गैस का सिलेंडर भी देने का काम किया। मुझे ध्यान है कि बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से जब उन्होंने गैस का सिलेंडर पहला देने का काम किया था, तो उन्होंने कहा था कि 3 करोड़ हम गैस का सिलेंडर देंगे। और आज मुझे कहने में हर्ष महसूस हो रहा है कि आज के स्थिति में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार, और इधर 1 साल के बाद की स्थिति में, देश के 8 करोड़ परिवारों में जो है गैस के सिलेंडर को देने का काम किया। 8 करोड़। सहज रूप से आप ये सोच सकते हैं कि जिनके की आंख धुएं से खराब हो जाती थी, आज उनके चेहरे पर खुशी है कि धुआं भी नहीं लगता है, गैस के सिलेंडर से हमारा भोजन भी पक जाता है। सम्मानित भी महसूस करते हैं कि अगर गांव के किसी बड़े आदमी के पास है, मेरे पास भी है। इससे आत्मसम्मान जगता है। आत्मसम्मान जगेगा तो देश के सम्मान में हम कहीं न कहीं भाग लेंगे, देश के हित की बात सोचेंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत किया। फिर प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत किया, स्वच्छता में शौचालय की शुरुआत किया, जनधन खाते की शुरुआत किया, स्थानीय उत्पाद के आधार पर MSME के माध्यम से देश के विकास में जुटिए,
और उसी में उन्होंने एक बात कही, लोकल को वोकल बनाओ। ये सही है कि आज हम विदेश के नाम पर जो सामग्री खरीदते हैं, कभी विदेश में बनने वाला हुआ सामान भी लोकल रहा होगा। वहां की सरकारों की प्राथमिकता में आया, उन्होंने उसको वोकल बनाया और अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। आप यह सहज रूप से महसूस कर सकते हो कि हम और आप अपने बचपन में कौन यह जानता था कि कोलगेट भी बाहर का है। हमको भी यह लगता था कि कोलगेट तो यही का है, हम ही बना रहे हैं, इसका मालिक कोई और नहीं है, हम हमारा देश है। लेकिन बनता जरूर यहां था, लेकिन उसका बड़ा भाग जो लाभ का होता था वह मालिक विदेश में लेकर चला जाता था। तोड़ने का काम किया इस सरकार ने कि नहीं भाई, मेक इंडिया पर ध्यान दो। मेक इंडिया का मतलब यह नहीं है कि हर सामग्री हम बना लेंगे। मतलब यह है कि आप अगर आ कर करके अपना सामान बनाते हैं तो अपने देश से मत भेजिए, यहां पर अपना उद्योग स्थापित करिए, मजदूर हमारे रहेंगे, उनके श्रम का पूरा लाभ दीजिए, हमारा टैक्स दीजिए, आप अपने लाभ का भाग लेकर के जाएंगे तो मेक इंडिया हुआ, मेड इन इंडिया हुआ। मुझे ये कहते हुए मैं जो बताने जा रहा हूं, कभी हंसी आती है कि हम लोग बाहर के आयातित सामान पर कितने खुशी महसूस करते थे। मेड इन यूएसए, मेड बाय यूएसए, लोग सामग्री खरीदते थे। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, नेपाल बगल में है, वहां से लोग जा कर करके सामान लाते थे, उस पर लिखा रहता था मेड बाय यूएसए। लोगों को यह लगता था कि अमेरिका का बना हुआ है, लेकिन था क्या? नेपाल बगल में होने के नाते नेपाल बहुत गरीब देश रहा है। यहां मुंबई एक स्थान है, आप जानते ही हैं कि मुंबई के पास एक उल्लासनगर है। उल्लासनगर में एक सिंधी रहते हैं और उस सिंधियों का एक एसोसिएशन है। उनके द्वारा बनाए हुए सामान नेपाल चले जाते थे, वो लिखते थे कि मेड बाय यूएसए, होता था उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, और हम लेते थे अमेरिका का सामान मेड बाय यूएसए। तो मेड बाय यूएसए जो रहता था, जिसको हम जानते थे अमेरिका का है, वह मेड बाय यूएसए उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन का रहा करता था। हम कितने भ्रम में रहते थे। उस भ्रम को तोड़ने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और लोगों को जागृत करने का काम किया। लोगों से ये कहा कि नहीं, मेड इन इंडिया की बात होगी, मेक इंडिया की बात होगी। लोग बाहर से आएंगे तो भी आपके श्रम का पूरा लाभ मिलेगा। इसको हमको प्रयत्न करना चाहिए और इस प्रकार से करने का काम किया। आज अगर विश्वास पूर्वक देखें तो आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता यही है ना कि 2014 के पहले देश में कुल 5 गांव में, देश में कुल 5 गांव में, आप सोचिए, फाइबर ऑप्टिकल्स की स्थिति थी। 2014 के बाद आज 2019 बीता है, 2020 में हम आए हैं, 1.5 लाख गांवों में फाइबर ऑप्टिकल आया है। यह श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का एक सहज उदाहरण है और उनका यह लक्ष्य है कि हम 2023 तक देश के प्रत्येक गांव में 6 लाख से अधिक गांव में हम फाइबर ऑप्टिकल ला करके खड़ा कर देंगे, लगा देंगे। ये सोच होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता हम कृषि की तरफ करेंगे तो जहां 17% जो मैंने बताया है
कि उद्योग 29%, कृषि 17%। आज जब किसान सम्मान निधि पा करके ये महसूस करता नहीं मुझे अब नहीं जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बायो प्रोडक्ट किया इथेनॉल से। उन्होंने अनेक प्रकार की सामग्री बनाने का काम किया और यहां तक किया, उस पर ऐसा कर रहे हैं कि आगे चल करके इथेनॉल से हम ट्रेन कैसे चला लेंगे, डीजल की बचत हो जाएगी, सौर ऊर्जा के द्वारा कैसे हम बिजली बचा लेंगे, उसमें हमारी बचत हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कार के आधार पर कैसे हम पेट्रोल बचा लेंगे, उससे हम पर्यावरण को ठीक कर सकेंगे। ये एक एक पॉइंट जो मोदी जी की गवर्नमेंट लेकर के चल रही है, वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ चल रही है। अभी उन्होंने कहा रक्षा के क्षेत्र में 100 प्रोडक्ट्स उन्होंने ये तय किया कि हम इसका आयात नहीं करेंगे, देश में बनाएंगे, स्वदेशी होगा। पहले लोग कहा करते थे कि नहीं स्वदेशी से तो कुछ रक्षा का काम हो नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने निर्धारित किया कि 2025 तक जाते जाते हम बहुत सा सामान, 100 प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि आज ही बंद कर दिए, लेकिन 2025 तक जाते जाते हर स्थिति में हम इस सब को बाहर से मंगाना बंद कर देंगे, उत्पादन देश में करेंगे, आत्मनिर्भरता के आधार पर करेंगे और भारत को समुन्नत बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भरता जैसे पहले मैंने कहा केवल नौकरी देने से नहीं होगी। आत्मनिर्भरता कृषि में नौजवान कैसे कृषि वैज्ञानिक के रूप में अपने अपने स्थान पर सामूहिक खेती कर करके जो है देश की जीडीपी में अपना स्थान जोड़े, कैसे अब स्थानीय उत्पादों के आधार पर एमएसएमई से जुड़ कर करके देश की जीडीपी में जोड़ने का काम करें। इस प्रकार से आत्मनिर्भरता हमारी स्वयं की निर्भरता न रह जाए, बल्कि हमारे स्वयं के द्वारा किए गए कार्य, हमारे प्रोडक्ट लोकल को वोकल बना करके, वोकल करके लोगों को, और उसको हम अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर वो करें। तो आज आप देख रहे होंगे कि 59 ऐप चाइना के प्रतिबंधित हो गए। हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी आप देखते होंगे दीपावली का अवसर आता था, चीन के सामान बाजारों में पट जाते थे। झालर लगाते थे दीपावली के, उसमें भारतीय झालर दूसरे साल भी लग जाता था, लेकिन चीन का बना हुआ झालर एक साल लग जाता था, दूसरे साल नहीं चलता था, क्वालिटी नहीं होती थी। हम क्वालिटी पर भी ध्यान देते हैं। जैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हमारी अंग्रेजी जो होती है वो ग्रामर पर निर्भर होती है, ग्रामर बेस्ड होती है। अमेरिकन इंग्लिश या इंग्लैंड की इंग्लिश, उसमें ग्रामर का भाग नहीं होता, तो जो चाहे तो बोल लेते हैं। हम ग्रामर के आधार पर जब चलते हैं तो कहीं कहीं बोलने में अटकते भी हैं, तो लगता है कहीं हम पीछे तो नहीं है, लेकिन पीछे नहीं रहते हैं। वास्तविकता यह है उस ग्रामर की प्राथमिकता को देने के नाते हम संभल करके बोलते हैं। तो हम उत्पादन में भी अब बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करने के नाते लोगों को यह लगता होगा ये है, लेकिन अब भारत उसी प्रकार से निर्यात भी करने की स्थिति में आ रहा है। बहुत से सामान का हम निर्यात भी कर रहे हैं। आप उठा करके देखिए तो डेयरी उद्योग में हम आत्मनिर्भर बन गए हैं पूरी तौर पर।
एक एक क्षेत्र की तरफ आत्मनिर्भरता की तरफ इस गवर्नमेंट ने जो मार्ग लिया है वह अति महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता किए बिना देश को प्रगति नहीं दिलाई जा सकती है। आज विश्वास है इस सरकार के प्रति कि लोगों के अनेक बार गलत बयान देने के बावजूद भी देश की जनता यह मानने को तैयार नहीं है कि हमारा प्रधानमंत्री जो कहेगा वो पूरा नहीं होगा। उसको इस बात का विश्वास है कि प्रधानमंत्री जो कहेगा वो बहुत सोच समझ करके कहा होगा, तो पूरा तो जरूर होगा। और इसी नाते उसने ये कहा, जनता ने कहना शुरू कर दिया, मोदी है तो संभव है। अगर मोदी है तो संभव है कि यह होगा ही होगा। विकास के क्रम में इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ने का काम आत्मनिर्भरता के साथ जो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू किया, वह आज एक रूट ले चुका है। आखिर कौन सा ऐसा कारण है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में स्वर्ण चतुर्भुज योजना एक लिया था, और स्वर्ण चतुर्भुज योजना में जब मनमोहन सिंह जी आए तो रोक दी गई। लेकिन आज अगर देश में विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना विकास संभव नहीं है। जैसे बिना बिजली के उद्योग नहीं स्थापित हो सकता है, वैसे ही रोड के बिना लोग जा नहीं सकते हैं, ट्रेन के बिना यात्रा नहीं हो सकती है, हवाई जहाज के बिना जल्दी से पहुंच नहीं सकते हैं। 4 लेन 6 लेन का रोड श्री नितिन गडकरी जी के इस सतत प्रयास में आज संपूर्ण भारत में जहां 12 किलोमीटर सड़कें बना करती थी, आज सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता में आया। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, इसके लिए आया। और जब इसके लिए आया तो इसको लेकर के लोगों को चलने के लिए प्रेरणा दी गई, तो हम उसमें भी बढ़े। तो इस प्रकार से इस आत्मनिर्भरता को लेकर के भारत केवल, अभी कल मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था, वहां पर विषय तो था प्रधानमंत्री के 7वीं बार शपथ लेने पर, लेकिन विषय ये भी आ गया कि कांग्रेस के एक सज्जन थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन उन्होंने विचारधारा वो कांग्रेस की ही किया करते, तो दुनिया भर की आलोचना करने लगे। आपके बंगलोर के अब्बास साहब थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, केवल नरेंद्र मोदी जी की आलोचना किया। मैंने बताया उनको, हमने कहा कि भाई केवल व्यर्थ की बात करने से नहीं होता है। हम तो ये नहीं कहे थे कि मनमोहन सिंह जी ने कुछ किया नहीं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से आगे बढ़कर के कार्य करना शुरू किया, एग्रेसिव होकर के कार्य करना शुरू किया, भारत को आत्मनिर्भरता की स्थिति में किया। भारत आत्मनिर्भरता ही नहीं, बल्कि भारत एक ऐसी शक्ति बन चुका है कि अब चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, किसी से भी कोई बात आती है तो भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। आप देखिए ना, 1962 का वह भारत भूल गया। डोकलाम से भारत ने जो चीन को सबक देना शुरू किया, गालवान में आते आते भारत के उस कदम के साथ अमेरिका भी जुट गया, रूस भी जुट गया, जापान भी जुट गया, अन्य देश भी जुट गए, यूरोपीय देश भी जुट गए, और उन्होंने कहा कि ये चीन के इस विस्तारवादी नीति को हम किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। छोटे से छोटा देश
जो चाइना के आसपास है उसको प्रताड़ित करके वो अपना बनाने कहता मेरा है। और आप अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत छोटा देश है ताइवान, ताइवान में अमेरिका का एक मंत्री जब जाता है तो डराने के लिए चीन के विमान फाइटर उसके अंदर उनके सीमा में जाते हैं तो दौड़ा लिए जाते हैं और भागना पड़ता है। छोटा से छोटा देश है ताइवान। ताइवान तब आंख दिखाने लगा है अब चीन को। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि मेरे साथ भारत खड़ा है। अमेरिका ये कहता है कि हम भारत को आगे चल करके हम सुरक्षा परिषद में हम उस अस्थायी सदस्य बनाने के लिए बात करेंगे। रूस ये कहता नहीं हम भारत के साथ रहेंगे। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चीन नहीं होता। सुरक्षा परिषद बनने के बाद जो है भारत को निमंत्रण दिया था, लेकिन उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यह कहकर कि नहीं अभी हम इस स्थिति में नहीं है, चीन को स्थान दे दिया था। जो हर जगह वीटो लगाना शुरू कर देता है, आज वो वीटो की स्थिति में नहीं होता। भारत के पास वो शक्ति होती। हम उस समय गंवा दिए, लेकिन आज हमारा आत्मसम्मान इतना बढ़ा। क्या सभी लोग आपके प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं? और प्रधानमंत्री कहता है कि यह तारीफ मेरे लिए नाते नहीं बल्कि भारत की जनता का सम्मान हो रहा है। वो भारत की जनता को सम्मानित करने की बात कहते हैं, भारत की जनता को उठाने की बात करते हैं, भारत की जीडीपी को उठाने की बात करते हैं, भारत को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में लाना चाहते हैं। तब वो कहते हैं कि न दैन्यं न पलायनम, न दीनता दिखाऊंगा न पलायन करूंगा। चीन घुड़की दे देता था, आज वार्ता कर रहा है। हम इस स्थिति में आकर के खड़ा हो गए हैं। आज जब राफेल की बात आती है तो राफेल को लोग सलाम करने के लिए आते हैं। यूपीए की सरकार में राफेल की बात हुई थी, नहीं ले पाए। नरेंद्र मोदी की सरकार में राफेल आया और रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्तंभ के रूप में हमारे साथ खड़ा है। आज वह क्षेत्र जिसको कभी आपको ध्यान होगा, पता नहीं आपको ध्यान होगा कि नहीं होगा, जब 1962 की लड़ाई हुई थी, हमारे 45,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को चीन ले लिया था। तो संसद में सवाल उठा था कि हमारी जमीन 45,000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन क्या हुआ। आज तो सीमा के पास की बात होती है तो एक नहीं प्रत्येक दिन कोई न कोई मोदी जी के विरोध में, सरकार के विरोध में राहुल जी का बयान आता है। लेकिन 45,000 वर्ग किलोमीटर उस समय लिया था और संसद में जब सवाल उठा था तो नेहरू जी ने जवाब क्या दिया था कि क्यों उसकी बहुत चिंता करते हैं, वहां तो घास के तिनके भी नहीं होते हैं। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में है, कोई मैं अपनी बात नहीं जोड़ रहा हूं, उस पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि घास के तिनके भी नहीं होते हैं। तो गाजीपुर के एक सांसद थे गहमरी साहब, गहमरी साहब अपने सर पर टोपी लगाया करते थे, टोपी उतार करके दिखाए, कहे पंडित जी मेरे सर पर एक बाल नहीं है तो क्या मैं अपना सर कटा दूं? पूरा हाउस सन्न रह गया था, पंडित जी को जवाब देते नहीं बना था। तब का भारत आज नहीं है। आज आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ कदम जो भारत का है वो भारत है। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति है जिसको बराक ओबामा जैसे व्यक्ति कहता है he is the man of the vision, विजनरी प्रधानमंत्री है। हमारी उस वही विजन आज हमको आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर के चली जा रही है। हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाते चले जा रहे हैं। बिना किसान को आगे लाए आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं। हम किसान की तरफ बढ़े। नौजवान को केवल नौकरी नहीं,
बल्कि सेवा के क्षेत्रों में जुटो। कृषि में भी सेवा के अनेक काम है, उसमें जुट करके काम करो। एमएसएमई के द्वारा काम करो। देश की जीडीपी को में अपना अभी योगदान देने का काम करो। तब भारत धीरे 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 वह उठने की स्थिति में हो रहा है और तब भारत का इज्जत पूरे विश्व में हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस समय हुआ है कि हमारा आत्मसम्मान जो है वह बहुत ऊंचा हुआ है। हमारा घमंड नहीं हुआ है, लेकिन हमारा अभिमान हुआ है। हमारा अभिमान देश के रूप में हुआ है। यह प्रक्रिया जो सुस्त पड़ गई थी, नहीं चल रही थी, वह धीरे 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 श्री नरेंद्र मोदी के समय में वह पूरी हुई है और इस तरह से देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज जब प्रधानमंत्री कहीं से बोलते हैं तो आप लोगों को लगता होगा ना, जरा ये वो समय याद कीजिए। नरेंद्र मोदी केवल 6 साल से प्रधानमंत्री की बात ही नहीं है। इसके पहले जो है नरेंद्र मोदी जी 15 साल से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के भी रूप में रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका वर्किंग का मेथड रहा है, उस मेथड के आधार पर देश की जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात सोची और फिर आकर के अपने उस अनुभव का लाभ देते हुए देश को दे रहे हैं। तो इस तरह से आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से यह जानता हूं कि हर बिंदु को इस कम समय की स्थिति में जरूरी नहीं है कि मुझे भी सब ही याद हो, लेकिन जितना मैं समझता हूं जो देश के आत्मनिर्भरता की तरफ है, वह हमें बताने का काम आपको ये कर रहा हूं कि किस तरह से रेलें बढ़ रही हैं, किस तरह से रक्षा के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, किस तरह से कृषि के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, किस तरह से एमएसएमई को आधार बना करके हम स्वदेशी को लेकर के चल रहे हैं। स्वदेशी का मतलब कतई यह नहीं है कि हर चीज यहां बनेगी। इस ग्लोबलाइजेशन की स्थिति में हर चीज हम नहीं, कोई भी देश नहीं बना रहा है। हर देश भी कहीं आयात करता है तो कहीं निर्यात करता है, कहीं निर्यात करता है तो कहीं आयात करता है। भारत भी हुआ है, लेकिन पहले हम आयात अधिक करते थे, अब निर्यात करने की भी स्थिति में है। धीरे धीरे उसमें बढ़ रहे हैं, मेक इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वदेशी शब्द से हम अपने को बढ़ा रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति ला करके दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि यहाँ आइए और भारतीय शिक्षा पद्धति के आधार पर यहाँ शिक्षा देने का कार्य कीजिए। भाई, हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के आधार पर 5वें नंबर पर हैं। ईज इन डूइंग बिजनेस में हम आगे हैं। कहां 67 नंबर पर थे, आकर के और नीचे किए हैं। हमें लेकिन केवल कृषि के पिछड़े होने के नाते, एमएसएमई के पिछड़े होने के नाते हम औद्योगिक स्थिति में उस तरह से तो आर्थिक दृष्टि से तो हम विश्व के 5वें नंबर के देश हैं, लेकिन उस तरह से अगर हम देखेंगे उस विकास की दृष्टि से तो 100 में भी नहीं है। तो हमें उस 100 को ये करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे खत्म कर, अगर 5 यहां है तो नहीं 5 तो 20 में भी तो पहुंचे। इस 20 में पहुंचने के लिए आत्मनिर्भरता की स्थिति नरेंद्र मोदी जी धीरे धीरे उसको लेकर के चल रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं मान करके चलता हूं
कि बहुत जल्द 2023 तक, अभी 21-20 चल रहा है, 21-22-23 तक हम इसमें बहुत कुछ पूरा कर देंगे। और आगे चल करके जो मैंने पहले ही आपसे आग्रह निवेदन किया है कि अभी 2035 तक भारत युवा देश के रूप में रहेगा। 2035 के बाद फिर वो धीरे 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 वृद्ध की स्थिति की चलेगा। इसमें जितना अधिक से अधिक हमको प्रयत्न करना है, प्रयत्न कर करके पूरी तौर पर सन्नद्ध होना है, देश को बढ़ाना है, आत्मनिर्भर भारत पूरी तौर पर बनाना है। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी रहेगी, चाहे छोटा उत्पादन हो चाहे बड़ा हो। हवाई जहाज बड़ा से बड़ा भी बनाएंगे। आज हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, अन्य सामग्रियां बना रहे हैं, फील्ड गन बना रहे हैं, और भी बनाएंगे। वैज्ञानिक क्षेत्र में हम अंतरिक्ष क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हम मंगल के क्षेत्र की स्थिति में नजदीक जाकर के थोड़ा असफल रहे हैं, वह भी हम पूरा करेंगे और एक पूरी तौर पर भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में दिखा करके रहेंगे। मुझे लगता है कि आपके दिए हुए समय के अनुसार इतना निवेदन मुझे करना था जो मैंने आपसे किया है। आपके लोगों के स्वयं के प्रति जो आप देश की जीडीपी में अपना योगदान देते हैं, एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए आपके किसी अन्य कार्यों में अगर मैं कभी सहायक सिद्ध होऊंगा तो लोकेश जी, अभय जी और जो भी लोग आ सकेंगे, ये राजेंद्र जी, तो मैं अनुग्रहित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी धन्यवाद। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी प्रवीण कुमार जी बेंगलुरु से बाबू जी का वोट ऑफ थैंक्स करें और सभी जो भी वेबिनार में उपस्थित है सभी का वंदनार्पण करें। नमस्कार सभी को। चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी को। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, इस अवसर पर मुझे वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद अर्पण करने का सौभाग्य मिला है। पहले मैं बाबूजी शिव प्रताप जी शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनका अमूल्य समय हमारे इस संघ के लिए उन्होंने प्रदान किया है। उन्होंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें बहुत ही छोटे समय में हमारे समक्ष रखी है। जैसे 1941 से 2020 तक भारत के बदलाव का जो समय था उसके बारे में, और अभी जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चल रहा है उसके बारे में, जैसे वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ईज इन डूइंग बिजनेस, हमारे आयात और निर्यात के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें आज बहुत सारा ज्ञान दिया है। हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मेरी मेमोरी में कोई नहीं है कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर और एमपी हमारे संघ को इतनी सहायता दी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि एजेंटों का योगदान जीडीपी में और ये जो एजेंटों का ड्यूटी सोसाइटी के लिए, ये हमारे लिए एक बहुत मोटिवेशनल बात है। हम भी हमारी रूप से जन जन तक बीमा का अभियान करके बीमा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर करेंगे सभी को, ताकि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे चोट ना लगे जब सारा पॉपुलेशन बीमा करके सुरक्षित रहेगा। तो मैं बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी तरह आप हमें सहयोग देते रहे और आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं हमारे अध्यक्ष हिरेंद्र जी शाह का भी धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं, जो हमें बहुत एक ट्रेनिंग देके कैसे प्रोग्राम को चलाना है और
2-3 महीने से इस लॉकडाउन में हम चला रहे, उनके सहयोग से। मैं लोकेश जी को भी धन्यवाद अर्पित करता हूं, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और अभय जी गुप्ता, उनको भी धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं हमारे बीमा कंपनी के हेड ऑफिस से जुड़े मधु रवि जी नेशनल इंश्योरेंस से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं उनको भी। और विशेष करके आज सब जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनको सबको धन्यवाद अर्पित करता हूं और सबको एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद लोकेश जी। धन्यवाद प्रवीण जी। दोस्तों अभी हम विल रेस फॉर द नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात हिमाचल यमुना गंगा जल जल भीतरंगा तव शुभ नामे तव शुभ आशीष मागे गाहे जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बाबू जी, आपको हमारा कन्फेडरेशन से और सारे अभिकर्ताओं से आपको धन्यवाद। आपका आशीर्वाद से सभी काम चल रहा है। हम हमारा कन्फेडरेशन से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। धन्यवाद। Thank you friends for joining. We'll meet next week, next Sunday, next Saturday with one more speaker, one more celebrity. Namaskar.